अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक ऐसा ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होते होते शर्मिंदा हो गया बनाम सरकार। ईरान में बिज़नेस के बारे में बात हो रही है तो गाड़ियों का हर एक की ज़रूरत रहती है। जो इंसान थोड़ी तरक्की करता है तो उसको लगता है कि यार अब कारोबार जो सा है वो होना चाहिए, और कारोबार जब अच्छा हो जाता है फिर वो कहता है कि मेरे पास बाइक है तो मैंने गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेके ज़रा वो एक्सटेंडेड एक हम अपना अपर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको रेज़ करते हैं, एक्सटेंडेड को रेज़ करते हैं। ये तरक्की की निशानी समझा जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि आपने गाड़ी ले ली है। लेकिन अब जो गाड़ी लेने का ख्वाब है ना, वो अच्छी सेहत की तरह ये भी ख्वाब ही रह गया। तो गाड़ी का आपने ख़रीदनी है क्योंकि आप बायर हैं। एक खाली गाड़ी वो है जो उसने बेचनी है, जिसका ये बिज़नेस है, जो गाड़ियों का काम करता है, जो गाड़ियों का कारोबार करता है। तो चल के देखते हैं ज़रा, आज आपको दिखा भी रहे हैं कि गाड़ियों का कारोबार जो है वो कैसा चल रहा है और गाड़ियाँ जो हैं उनकी कीमतें क्या हैं। अब आपको जो सेलर पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो गाड़ी बेचते हैं उनके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो गाड़ियों के जो पाकिस्तान में कार डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो शहजाद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? आज हम ज़रा थोड़ा रिलैक्स हो गए इसलिए बात कर रहे हैं। आप एहतजाज भी बड़े करते रहे हैं, आपने बड़ा कुछ किया है और आपने बड़े इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। अभी इंटरव्यू इस तरह करना है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बंदा कार लाइन बिज़नेस में आता है और वो कारोबार शुरू करता है, क्योंकि मैं जिस तरह थोड़ा अर्सा पहले तक देख रहा था, इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही थी, क्योंकि जिस तरह वो हाइब्रिड गाड़ियाँ आईं, जापानी गाड़ियाँ आईं, चीज़ें आईं और हर किसी की रीच में गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी गाड़ियों की ख़रीद जो सी, हम अपने दोस्तों से बात कर रहे थे प्रोग्राम में ही, कि गाड़ियों की कीमतें जो सी हैं वो बढ़ गई हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये बिज़नेस जो सा है कार डीलर का, ये फ़ायदेमंद रहा है या नहीं? भट्ट साहब, क्योंकि आप शुरू से हमारे साथ रहे हैं, हमने बेशुमार एहतजाज भी किए, रोड ब्लॉक किए, नारेबाजी की, सड़कों पे आए, लेकिन इस गवर्नमेंट के कानों पे जूं तक नहीं दी। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक मिनिस्टर हमारे हैं मियां असलम इकबाल साहब, वो हमें बुला लेते थे और बुला के हमारे साथ हमें चाय पेस्ट्री खिलानी, प्यार करना और हमें हमसे वादे करने कि जी हम इंशाल्लाह आपकी डिमांड्स ऊपर फेडरल तक पहुंचाएंगे और आपको इसमें रिलीफ लेके देंगे। ठीक है। लेकिन पता नहीं मियां असलम इकबाल साहब ने दिल से कोशिश नहीं की या फेडरल वालों ने उनकी बात, मुझे ऐसा लगता है उनके हाथ में कुछ नहीं है, ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन हमारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं दिखा। कोई एक टेढ़ी पैसे का मतलब अगर हमने 10 रिक्वेस्ट्स लिख के भिजवाई थी तो एक तो मान लेनी चाहिए थी ना। अच्छा, मैं लूँगा नाज़िर, आपको ये क्लियर कर दूँ एक बात कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोरोना प्री कोरोना बात कर रहा हूँ, जब कोरोना नहीं आया था तब की। और ये बिज़नेस की जो सूरत हाल अब है, जो इनके साथ, इनके बिज़नेस के साथ हो रहा है, इसमें अभी भी कोरोना का ज़्यादा अमल दखल नहीं है, क्योंकि इनको था कि एक्सपोर्ट पॉलिसी जो सी है उसको थोड़ा नरम किया जाना था और एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर थोड़ी सी लचक दिखानी थी ताकि फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होनी थी, FED खत्म होना था, 5 लाख रुपया गाड़ी कीमत नीचे हो जानी थी, 5 लाख रुपया। बट साहब, अभी रही सही कसर, इस दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस किया उसमें उन्होंने सिर्फ एक आइटम थी जिसपे फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन्होंने नहीं लगाई, वो थी रीवो गाड़ी, डबल कैबिन डाला। हाँ, ठीक है, हाँ जी। वाहिद वो गाड़ी उन्होंने एग्जाम्प्ट की हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा क्या के लगाई। ठीक है, अब इस दफा उन्होंने स्पेशली मेंशन किया माद साहब ने कि जी जो वाहिद गाड़ी पाकिस्तान में एक रहती थी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अलावा, वो रीवो डबल कैबिन है, चूंकि वो स्टेटस को बन गया हुआ है, स्टेटस सिंबल बन गया, लिहाजा हम उस पर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हैं। उससे पता क्या हुआ है, 5 लाख रुपया उसकी एक दिन में कीमत बढ़ गई है। 5 लाख रुपया उसकी रीवो डबल कैबिन की एक घंटे बाद, मतलब 3 बजे उसका रेट कुछ और था और 4:30 बजे उसको 5 लाख रुपया उसकी कीमत बढ़ गई थी। इसी तरह हर गाड़ी का। बट साहब, अब तो एक गाड़ी ख्वाब बन गया है, एक दीवाने का ख्वाब। FED के बारे में मुझे बताएं। FED जब, जो मेरी उसके मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक, FED गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, यानी गवर्नमेंट के पास जाता है, वो सारा टैक्स की सूरत में आप उसको जमा करवाते हैं। अब जब वो टैक्स आपने जमा करवा दिया, गवर्नमेंट जो सी है उसको क्या वो राज़ी नहीं हो रही उससे, या आप राज़ी नहीं, आप चाहते हैं कि ड्यूटी कम करें, या बिक नहीं रही गाड़ियाँ, वो टैक्स देने से आपको प्रॉब्लम क्या है? टैक्स लगने से बट साहब कीमत बढ़ गई गाड़ी की, और जो हमारी गाड़ियों का कारोबार तो ऐसा होता है, स्पेशली कार शोरूम्स का, कि आप मेरे क्लाइंट हैं तो पिछले 20 साल से आप मेरे क्लाइंट हैं। वो कैसे? आपके पास सपोज 2000 मॉडल की गाड़ी है, आपके हालात थोड़े से पैसे आपने कमाए, आपने थोड़े से 2000 की गाड़ी 10 लाख रुपए की है, आपने 2 लाख रुपए और बीच में डालते थे, 2000 की मॉडल चेंज कर लेते थे, शेप चेंज कर लेते थे। इसी तरह
लोग चलते थे और 20-20 साल से हमारा एक ही कस्टमर रिपीट होता है। ऐसे ही है, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि अगर आपके पास सपोज 2019 मॉडल की गाड़ी है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि यार मॉडल चेंज कर लूँ मैं, हाँ। तो 2019 की बेच के जब आप 2020 की लेंगे ना, तो 10 लाख रुपए आपका डलेगा। 10 लाख एक्स्ट्रा, 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा आप देंगे, तो मॉडल शेप भी वही होगी, सब होगा, सिर्फ 19 और 20 का जो फर्क है मिटाने के 10 लाख आपको। ये लोगों को जरा और ज़्यादा क्लियरली बताएं। मैं सुनिए, मैं उसको उस सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मेरे पास एक गाड़ी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक विड्स है और वो है 2010 मॉडल की, कितने की बिकेगी वो? सपोज 2010 मॉडल की विड्स बिकेगी मेरा ख्याल 12-12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख की। अब 2012 लाख की मैं गाड़ी बेच के, 1000 सीसी गाड़ी बेच के, मैं ये चाहता हूँ कि मैं उसका मॉडल अपग्रेड कर लूँ, मैं कोई 19 या 18-19 मॉडल ले लूँ, तो कितने का मिलेगा मुझे? वो आपको 13 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 13 लाख रुपया, यानी कि डबल कीमत। 23 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी वो आपको। और अगर मैं वही 13 लाख जो मुझे 12 लाख मिला है उसमें 2 लाख और डालूं, तो मुझे नीचे गाड़ी यानी कि 800-600 सीसी। हाँ, अगर वो आपने बेच दी ना 12 लाख रुपए हाँ। की, फिर आपको ऐसी गाड़ी 12 लाख में नहीं मिलेगी, फिर वो 12 लाख में आपको सुजुकी टाइप की गाड़ी मिलेगी। आप विड से फिर हाथ धो बैठेंगे, यानी कि मेरे हाथ से निकल आपकी हाथ, आपकी पहुंच से गाड़ी निकल गई। फिर आप देख, आप नौकरी पेशा बंदे हैं, अब मतलब सैलरी के ऊपर रहते हैं, तो फिर आप जिंदगी में दोबारा विड्स पे नहीं बैठेंगे, ये मैं गारंटी कर देता हूँ आपको। इस गवर्नमेंट, अगर यही गवर्नमेंट रही और इसी तरह की पॉलिसियाँ रही और यही हालात रहे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं शहजाद सलीम साहब, आप इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ये बिज़नेस फ्रेंडली क्यों नहीं है? क्या इनके मुशीर वज़ीर, क्योंकि मुझे कुछ नाम सुनने में मिलते हैं जी, इनके कुछ नाम ऐसे हैं जो लोकल गाड़ी के साथ थोड़ी सी मोनोपोली करते हैं और लोकल गाड़ी के अंदर ऐसा है कुछ? गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी आवाम को, जिन्होंने इन्हें इंतहाई खुशदिली के साथ और मेहनत करके और लाइनों में लग के वोट दिए थे, उनकी खुशनुदी हासिल करती, ऐसे काम करती कि उनको उनकी आसानियाँ पैदा करती। आसानी पैदा नहीं हुई, आसानी बजाय मुश्किलात दर मुश्किलात। अच्छा, आप डीलर्स के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि आप डील चेयरमैन? मैं लाहौर का डीलर्स फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ, पूरी फेडरेशन का प्रेसिडेंट है। इसका मतलब कोई बिजनेस शुरू करता है गाड़ी का, तो वो आपसे आके मशवरा लेता होगा, आपसे आके मिलता होगा। बिल्कुल ऐसी है। मुझे बताएं, कितने लोगों ने शुरू किया गाड़ियों का बिजनेस अभी इस गवर्नमेंट के आने के बाद? मजाक समझेंगे आप मेरी बात को? मजाक मैंने कोई मजाक तो नहीं पूछा, लेकिन मैं सीरियस मजाक समझ, क्योंकि ये पौने 2 साल होने वाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे पास एक बंदा नहीं आया कि हमने काम शुरू करना है। मतलब दर्जनों शोरूम बंद हो गए हैं, नया शोरूम खोलने के लिए हमारे पास कोई नहीं आया। यानी कि जो गए हम जा रहे हैं बस, मतलब बेशुमार लोगों ने वाइंड अप कर दिया इस काम को, खैराबाद है, यानी कि नहीं करेंगे अब सर। ये मैं आपको ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रहा, आपने कहा था कैसा काम चल रहा है, मैंने कहा वेंटिलेटर पे है हमारा काम, और वेंटिलेटर भी वो जो आखिरी दमों में ऑक्सीजन खत्म होने में बिल्कुल थोड़ी सी देर बाकी है। चलें, एक और सवाल, ये भी बड़ा अहम सवाल है, उम्मीदें क्या थी आपकी ये गवर्नमेंट के साथ? आप पिछली गवर्नमेंट में तंग कितने थे आप? अच्छा, एक बात बताऊं, पिछली गवर्नमेंट की तंगी बता दें, क्योंकि दुनिया कहती है हम विश्व से बड़े तंग थे, चोर वो थे, लुटेरे थे। मैं नून लीग को पसंद नहीं करता था, ठीक है, ना बहुत सारे लोग नहीं करते, मैं ना जिंदगी में कभी नून लीग को मैंने वोट दिया, बिल्कुल ठीक है। और मैं हमेशा मुशर्रफ के दौर को याद करता था, चाहे वो डिक्टेटर था या जो भी था, लेकिन कसम खुदा की खुशहाली थी, सुकून था, ठीक है, हर बंदा कारोबार, ठीक है, और हर बंदा उस दौर में बना है, ठीक है, बना है। भट्ट साहब, जब ये इनका ये शुरू हुआ तो उन लोगों ने बड़ी उम्मीदें वापस की, स्पेशल ट्रेडर्स ने, ठीक है, कि अल्लाह करेगा ये नून लीग से जान छूट जाएगी, नई हुकूमत आएगी, जिस तरह के वो दावे किया। नून लीग में तंग क्या थे आप, क्या करते थे? नून लीग में मैंने सुना है नून लीग के जो बजट मुझे याद है, उसमें उन्होंने वो आपकी हाइब्रिड गाड़ियों की खोल दी थी, उस पर ड्यूटी कम कर दी थी। नून लीग ने लग्जरी टैक्स लगा दिया था गाड़ियों के ऊपर, लग्जरी टैक्स लगाया और इस तरह की और बेशुमार उन्होंने। लेकिन एक खूबी थी नून लीग वालों में, जो मैं भी कहूँगा कि वो बात सुनते जरूर थे। हमने आपको ये मियां असलम इकबाल भी तो आपकी बात सुनते नहीं, लेकिन वो काम करते भी थे। अच्छा, हाँ, मैं आपको बताऊँ, एक दफ़ा शायद आपको याद हो, यहाँ पे हमने स्ट्राइक की, जेल रोड ब्लॉक कर दिया, पूरे लाहौर फेडरेशन की मार्केटें इकट्ठी हो गई, तो MNA थे मौजूदा रहमान, नहीं जी, MNA वो दूसरे जो मलक परवेज साहब, वो मौके पर तशरीफ लाए, PRA के खिलाफ एहतजाज था। अच्छा, और PRA के चेयरमैन को साथ लेके आए वो यहाँ पे, और ला के उन्होंने, और मुश्तबा शुजाउर रहमान साथ आए, वो हमें तीनों हजरात आए, हमें साथ लेके अपने ऑफिस में गए, वहाँ बैठ के पूरी हमारी बात सुनी,
और डीजी एक्साइज को वहाँ बुलाया गया। जो जो हमारे मुतालबात थे, खुदा की कसम भट्ट साहब उन्होंने उससे हल कर दिया, अपने स्ट्राइक खत्म कर दी। अभी भी आपने इन्होंने तो सुना तक नहीं हमें, सिवाय मियां असलम साहब की नवाजिश है कि वो बेचारे सुन लेते हैं, आदमी है वो। उसके अलावा ना हमारी कोई बात सुनी गई आज तक। हम स्ट्राइकें कर करके थक गए हैं, गर्मी में पसीना बहा बहा के थक गए हैं। बल्कि मुझे याद है कि नजम अली साहब कहते हैं, मुझे एक दिन कहते हैं कि आज शहजादा सलीम सड़कों पर इतनी धूप में, उन्होंने एक मेरे पास क्लिप है बड़ा मज़ेदार सा, उन्होंने बड़े मज़ाहिया से अंदाज में कहा था, इसलिए मुझे याद है। तो इन्होंने कोई, लेकिन इन्होंने असर नहीं लिया इस बात पर। और ये गवर्नमेंट अगर इसी तरह रही तो भट्ट साहब आप मुझसे लिखवा लें, मैं इनकी को बदतारीफ़ी नहीं कर रहा। अगर इलेक्शन आज हो जाए दोबारा, आज, खुदा की कसम PTI दूर 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 कहीं दूरबीन में भी नजर नहीं आएगी। कहाँ ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। सड़क पे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ दीवाने इंटरनेट पे हैं उनके। इमरान खान साहब चूंकि बहुत ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, उनको ये हम जैसे छोटे छोटे लोग नजर नहीं आते, ना हम जैसे लोगों की बातें उन तक पहुंचती हैं। चलें आज आपका ये भी ख्वाब पूरा कर दें। ये कैमरा आपके सामने है, आप इमरान खान साहब को मैसेज दे दें, आपको सुन रहे हैं। एक मैसेज एक छोटे से ताजर की तरफ से कि खुदा रहा अपनी पॉलिसियाँ चेंज करें, नहीं तो खुदा की कसम ये जो ब्यूरोक्रेसी और जिस तरह के आपने लोग इर्द गिर्द अपने इकट्ठे किए हुए हैं, दोबारा वो आपको प्राइम मिनिस्टर लग रहा है कि उनकी साजिश है, हमने बनने नहीं देना। मैं खासा खुद भी नहीं बनना चाहता, वो कहते हैं भाई एक ही दफ़ा जो एक दफ़ा उन्होंने सपना देखा था ये प्राइम मिनिस्टर, तो बड़ी दूर की बात है। मैं लाहौर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ पिछले 15 साल से, तो मेरी अगर जो मेरे मुकाबले में आता है तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं दोबारा जीत जाऊँ। मैं ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। सीट में नशा होता है, सीट में नशा है असल में। ओहो, ये सीट में नशा नाज़रीन, सीट जो सी है बड़ी खतरनाक होती है, सीट से बचना चाहिए, लालच से बचना चाहिए। शाह साहब आज जाते जाते आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लूँ कि जो बिज़नेस जो है ये आपका जो डाउनग्रेड हो रहा है, जो नीचे जा रहा है, पस्ती में गिरता जा रहा है, आपको लगता है कि ये किस तरह बेहतर हो सकता है? सबसे पहले अपनी पॉलिसियाँ चेंज करें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करें, गाड़ियों की कीमतें नीचे आएँ। उसके बाद फिर ये इंपोर्ट पॉलिसी चेंज करें, अपनी फ्रेश गाड़ियाँ बाहर से इंपोर्ट हों सेकंड हैंड, उससे मुकाबले की फ़ज़ा मार्केट में पैदा होगी। अच्छा। ये जो इस वक्त इनकी मोनोपोली है असेंबलर्स की, लोकल असेंबलर्स की, इनकी मोनोपोली टूटेगी। ये तो बड़े अरसे से है सर, इसलिए है ना कि बस ये आप समझते हैं ब्रीफ केस, लेन देन, ये हालात ये वो नाम है जो हम ले नहीं सकते, लेकिन ले लेंगे कभी ना कभी। ठीक है जी। अच्छा। बात सिर्फ कहने की है कि कुछ मेहरबानी करें, और अगर ये रिकंडीशन गाड़ी, पुरानी गाड़ी अलाउ हो गई, अलाउ तो है, लेकिन पॉलिसियाँ चूँकि इस तरह की बनी हुई है, वो हम इंपोर्ट कर नहीं सकते। इंपोर्ट करके फ़ायदा कोई नहीं, उल्टा हमारी जेब से जाता है। यानी कि इंपोर्ट वाली गाड़ी जो सी है बहुत महंगी मिल रही है, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसकी पॉलिसी दोबारा वही करें। और एक बात और बताएं, यहाँ पर जो क्रूज़र है, बड़ा लैंड क्रूज़र, वो लोग सुनना चाहते हैं, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो ख़रीद नहीं सकेंगे लेकिन उसके बारे में बात ज़रूर करना चाहते हैं, वो ये है कि लैंड क्रूज़र दुनिया में बाहर कितने का मिलता है? यानी कि अगर मैं दुबई में लैंड क्रूज़र खरीदूँ पाकिस्तानी रुपए में, तो मुझे कितने पैसे देने? मेरा ख्याल है मैक्सिमम को 55 लाख रुपए का, 55 लाख का, 55 और 60 लाख का। ये वही गाड़ी यहाँ पे 3 करोड़ रुपए की। क्यों ऐसा क्यों सर? उस पे 3 करोड़ रुपए की, यानी कि 2.5 करोड़ रुपया मैं गाड़ी की कीमत से एक्स्ट्रा दे रहा हूं। इसके अलावा इसमें जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की है, तो इंपोर्ट करने के लिए वहाँ बंदे को पैसे देने होंगे, जिसका अपना अकाउंट वहाँ पे होगा, उसका पासपोर्ट, ये सारा मिल मिला के, और बाकी जो ड्यूटियाँ इस कदर बढ़ चुकी हैं, और ये टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं कि वो यहाँ पे 3 करोड़ की कॉस्ट करेगी। अब आप खुद देखें, 3 करोड़। BMW कितने की होगी? दुबई, ज़्यादा दूर नहीं जाते, दुबई में कितने की BMW मिलेगी? BMW मैक्सिमम पाकिस्तानी रुपए में, पाकिस्तानी में 40-45 लाख रुपए की BMW आ मिल जाएगी, बिल्कुल बेहतरीन। यहाँ पर BMW कितने की लोग? यहाँ तो खैर उनके उसके वो हैं, नहीं की बात कर रहा हूँ मैं, सीरियस है मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ वही गाड़ी 3 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ की, 2.5-3 करोड़ रुपए में आपको गाड़ी मिलेगी। BMW अच्छी गाड़ी है, आपको इतने की मिलेगी। बाहर मुल्क, बाहर चले जाएं तो 50, 60, 70, 50 इसके करीब आपको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है ना। ये जो बात इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये वाली दी है, ये सिर्फ ये बताने के लिए दी है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़क पे चलती हुई देखते हैं, उनकी कीमत इतनी नहीं है, लेकिन उसको शहर में, पाकिस्तान में चलाने का जो खर्चा देते हैं ना आप, वो गाड़ी यानी कि लैंड क्रूज़र या BMW जो पाकिस्तान में लेके आता है, तो उसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है, वो गवर्नमेंट को दे रहा है। यानी कि 60 लाख की अगर गाड़ी है तो उसके ऊपर 2 करोड़ रुपया वो एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है कि वो गाड़ी पाकिस्तान में चलाना चाहता है, और वो सारा का सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के
ख़जाने में जा रहा है। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाना शुरू करें कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है, और उसके बावजूद गवर्नमेंट जो सी है वो कहती है कि हमारे ख़जाना जो सा है वो खाली है। आए और लोगों से बात करते हैं। और ये गाड़ी का जो गोरख धंधा है, गाड़ी के अंदर हम फंस गए हैं क्योंकि गड्डी लेना चाहते सा गड्डी लै नहीं पाए, तो जिन्हें लेना चाहते हैं उन्होंने इससे ख्वाब ही रह गया हूँ। तो ज़रा उनके ख्वाब जो हैं किस तरह तोड़ने हैं, हमने तोड़ने नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ने तोड़ने हैं। टूटे हुए ख्वाब आपको दिखाएंगे हमारे साथ में। अगर मेरे पास सिर्फ 10 लाख ही हो, मैं 10 लाख में गाड़ी लेने आऊँ आपके पास, आप नई गाड़ियाँ बेचते हैं, तो मुझे कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? 10 लाख में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी भाई साहब। ये तो 10 लाख में तो किसी का ख्वाब पूरा नहीं होगा कि किसी को गाड़ी मिल जाए। कोई गाड़ी ऐसी मिलेगी फिर आपको दिन रात जो है ना वर्कशॉप के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10 लाख में कोई गाड़ी नहीं? 10 लाख में तो कोई गाड़ी नहीं। तो एक आम छोटी गाड़ी नई, जैसे कि हमारी वो ऑल्टो होती थी या मेहरान होती थी, वो मेहरान तो खत्म हो गई, उसकी जगह पे ऑल्टो आ गई, तो वो भी तकरीबन 17 साढ़े 17 लाख रुपए की है। यानी कि वो कितने सौ सीसी? वो 600 साढ़े 600 सीसी है। 650 सीसी गाड़ी जो सी है वो 17 लाख रुपए की। ख्वाब जो सा है वो शर्मिंदा ताबीर करते करते शर्मिंदा कर बैठे हैं। और इस वक्त मौजूद हैं हम जेल रोड के ऊपर। चौधरी इदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेल रोड के प्रेसिडेंट भी हैं कार डीलर एसोसिएशन के, और ये तमाम कार बिजनेस को बड़े पुराने जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? सब ये ठीक है? माइक में बोलना आपने। बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान। ये गाड़ियों का बिजनेस क्या ख़त्म होता जा रहा है? देखिए जी, गाड़ियों का बिजनेस, कीमतें इतनी ज़्यादा चली गई हैं तो बट सब गाड़ियों का तो काम खत्म ही होना है अल्टीमेटली। लोगों की पहुंच से ही कीमत दूर हो गई है, तो फिर लोग गाड़ी किस तरफ से तो गाड़ी बनाने वाले क्यों गाड़ियां बनाते जा रहे हैं जब खरीद ही नहीं रहा कोई? गाड़ियाँ उतनी नहीं बन रही जितनी गाड़ियाँ पहले बनती थी ना, उतनी गाड़ियाँ अब नहीं बन रही। मैन्युफैक्चरिंग में कमी है क्योंकि आप जो से हैं वो एक लोकल कंपनी के साथ डीलरशिप भी है आपकी। जी जी बिल्कुल। तो फिर आपको कोई कमी आई है मैन्युफैक्चरिंग में? बिल्कुल कमी आई है उसमें। देखें पिछले लॉकडाउन में तकरीबन ऑलमोस्ट को 2.5 महीने सारे प्लांट बंद रहे हैं। अच्छा। उसमें कोई गाड़ी नहीं बनी, ठीक है। कोई गाड़ी मार्केट में नहीं आ नहीं सकी, और अब प्लांट खुले हैं। अब वो अपनी कोई उस पे उसकी सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे वो स्प्रे कर रहे हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें वो अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका वो चेकअप करवा रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं कि वो ताकि वो अपना काम कर सकें। तो अभी तक मेरे ख्याल 2 दिन हुए हैं कोई प्लांट शुरू हुए हैं और कोई गाड़ियाँ निकलनी शुरू हुई हैं। वो भी अगर पहले 3 शिफ्टें चलती थी तो अब 1 शिफ्ट पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो 3 शिफ्टें दिन रात लगा के काम कर रहे हैं। चलिए भाईजान, आप एक कार डीलर हैं, मैं आपके पास आता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपया हो, क्योंकि ये नाज़रीन हम पहले भी कर चुके हैं ये सारा तजुर्बा, तो ये हमने किया था तकरीबन कुछ साल पहले, जब साल पहले बजट आया था। साल के बाद दोबारा अगर मेरे पास सिर्फ 10 लाख ही हो, मैं 10 लाख में गाड़ी लेने आऊँ आपके पास, आप नई गाड़ियाँ बेचते हैं, तो मुझे कौन सी गाड़ी खरीदेंगे? 10 लाख में आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी भाई साहब। ये तो 10 लाख में तो किसी का ख्वाब पूरा नहीं होगा कि किसी को गाड़ी मिल जाए। कोई गाड़ी ऐसी मिलेगी फिर आपको दिन रात जो है ना वर्कशॉप के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 10 लाख में कोई गाड़ी नहीं? 10 लाख में तो कोई गाड़ी नहीं। तो एक आम छोटी गाड़ी नई, जैसे कि हमारी वो ऑल्टो होती थी या मेहरान होती थी, वो मेहरान तो खत्म हो गई, उसकी जगह पे ऑल्टो आ गई, तो वो भी तकरीबन 17 साढ़े 17 लाख रुपए की है। यानी कि वो कितने सौ सीसी? वो 600 साढ़े 600 सीसी है। 650 सीसी गाड़ी जो सी है वो 17 लाख रुपए की। क्यों भाई सर आप देखें 17 लाख मेरी तनख्वाहें तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि जो हमारी तब्दीली सरकार है ना, उसकी वजह से तकरीबन जिस दिन तब्दीली सरकार आई थी उस दिन होंडा गाड़ी की कोई कीमत थी वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल में 32 साढ़े 32 लाख रुपए थी। अच्छा। आज वो 41 लाख रुपए की है। 11 लाख से 41 तकरीबन कोई 11 लाख रुपए तो तब्दीली सरकार ने दे दिया, और छोटी गाड़ी में 5 लाख रुपए तब्दीली सरकार ने दे दिया। और उसके बाद जो बड़ी गाड़ी अगर कोई इंपोर्ट करता था तो वो गाड़ी अगर 1 करोड़ रुपए की थी, आज वो 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, तो करोड़ रुपया उधर भी दे दिया। तो अब ये सारा कुछ तो जो है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। यहाँ पे हमारी जो लोग मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं वो क्या करें? वो तो डॉलर के साथ उन्होंने अपने रेट को बढ़ाना है, उन्होंने करना है, लेकिन तब्दीली सरकार ने इसका लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर को एक फ़ायदा तब्दीली सरकार ने ये दिया था कि उन्होंने एक्सपोर्ट पॉलिसी टाइट कर दी थी और एक्सपोर्ट गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, जैसे इंपोर्टेड गाड़ियाँ होती हैं वो नहीं आ रही थी। देखिए सर, इन्होंने कहा था कि अगर हम इंपोर्ट पॉलिसी चेंज की, इंपोर्ट पॉलिसी अगर चेंज करेंगे तो उसमें डॉलर जो है वो बाहर नहीं जाएगा। डॉलर तो फिर भी बाहर जा रहा है, और कई चीज़ों की वजह से डॉलर बाहर जा रहा है। गाड़ियों की वजह से तो डॉलर बाहर जो है ना वो कम जा रहा है, दूसरी चीज़ों से ज़्यादा जा रहा है। यानी कि अगर इंपोर्टेड गाड़ी को हम रोक भी दें
तो भी लोकल गाड़ी की कीमत नीचे नहीं आती। जितना डॉलर की इस वक्त पोजीशन है, अगर इंपोर्टेड गाड़ी भी हम मंगवाते हैं तो वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। मैं कहता हूं कि जो लोकल गाड़ी है, जो सुजुकी है, आम बंदा जब घर में लोग सोचते थे गांव में कमेटी डाल दी, कुछ लोगों ने चलो ज़मीन के पैसे इकट्ठे किए, गंदम बेच ली, कुछ कर लिया, तो उसमें गाड़ी ले लेते थे, कुछ करके तो वो गाड़ी ले लेते थे। अब तो उनकी पहुंच से दूर है, अब तो सोच नहीं सकते वो गाड़ी ले सकते। यानी कि अब एक बंदे के पास, नॉर्मल इंसान के पास कितने पैसे हों तो वो एक छोटी 600 सीसी गाड़ी ले सकता है। कम से कम उसके पास 15 से 18 लाख रुपए होगा तो वो गाड़ी का ख्वाब सोचेगा। यानी कि पिछले साल जो हम सारा डिज़ाइन करते रहे, थोड़ी सी उसकी झलकियाँ भी देख लें आप इसके मेरे लिंक के बाद, कि उसमें हम कोशिश करते रहे कि 10 लाख में हमें क्या मिलता था। 10 लाख में शायद मेहरान उस वक्त सोची जा सकती थी कि मेहरान आ जाती है, लेकिन अब वो मेहरान भी आपके निकल गई। यानी कि एक साल के अंदर मैं 10 लाख में गाड़ी ढूंढ रहा था, वो 15 लाख से 18 लाख तक जा चुकी हुई है। यहाँ से अंदाज़ा करें कि हम कितनी तेज़ी से एक साल के अंदर नीचे गिर रहे हैं, और हम वो चीज़ जो हमने खरीदनी थी, जितने पैसों में खरीदनी थी, खरीद नहीं पा रहे। ज़रा देखें, दरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दरीस साहब से और भी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुएब भट्ट और ये है तब्दीली के मनाजर बनाम सरकार। 2 जुलाई को शाम तकरीबन 5 बजे के करीब इस फाइनेंस एक्ट को वेबसाइट पे अपलोड किया गया और ये कहा गया कि इसमें जो थी वो टाइपिंग मिस्टेक। हम लोग सुबह से शाम तक फारिग बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कस्टमर मेरे ख्याल से कहीं पे नजर नहीं आ रहा, लोग जो बाहर ही खड़े हैं, कस्टमर किधर चला गया? हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से मार्केट से भाग गया है। 20 लाख वाली गाड़ी 40 में जाएगी तो खरीदार आएगा कहाँ से? आज आप पता कौन सी बातें कर रहे हैं जो इमरान खान इलेक्शन से पहले बातें किया था। आज आपने वो बातें की। फिर गलियां हो जाएंगियां सुनिया ते विच खान कल ही यार फिरे, ए ना सीन हो जाए। खान साहब खुदा का वास्ता है, चीज़ों को संभालें, अभी भी संभालें, अभी भी वक्त है। हम जब बुजुर्ग होंगे हम यही कहेंगे कि देखो यार गड्डियां ते फिरदा सी, आज साइकिलां ते फिरदा है। अपने हमारी जो ऑल्टो है जो यहाँ बनती है उसमें कितने एयर बैग हैं? उसमें कोई एयर बैग नहीं, वो तो अल्लाह ही हाफिज है, वो तो आपकी किस्मत है अगर बच गया तो। और कितने की है जो एयर बैग के बगैर है? वो तकरीबन 17 साढ़े 17 लाख रुपए की। नहीं, 17 साढ़े 17 लाख रुपए की वो गाड़ी है, एयर बैग के बगैर है, सेफ्टी सुफ्टी भी कोई नहीं है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि आपकी कमाई हुई जो मेहनत की कमाई है उसकी कीमत किस तरह आपको मिलती है इन रिटर्न। ये नाज़रीन आपने देखा कि 10 लाख में उस वक्त हमें शायद मेहरान मिल जाती थी। उस वक्त हमने 1 साल पहले ये किया था, हाँ। हमें मेहरान मिल जाती थी 10 लाख के अंदर, यानी कि 9 लाख की, 8 लाख की मेहरान। नई गाड़ी भी जो सी मुझे याद है मेरे चचा ने खरीदी थी तो 6 लाख में खरीदी थी जी। तो अब गाड़ी तो जब बट ये होंडा सिटी आई थी, ये एक्सएल आई थी, तो वही 7.5 लाख रुपए की गाड़ी थी। अब आज वही गाड़ी 26 साढ़े 26 लाख रुपए की गाड़ी है। अच्छा, ये मुझे बताएं, अभी आपको अंदाजा होगा 2018 में जो गाड़ी की कीमतें थी और 2020 में जो गाड़ी की कीमतें हैं, कितना फर्क पड़ा है? तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा अपना ख्याल है कि वो तकरीबन कोई 30 से 35% फर्क पड़ा। 30 से 35% ऊपर चला गया। ऊपर चला। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि टोयोटा जो सा है, टोयोटा GLI या XLI, XLI छोटी वाली होती है ना, सबसे बेसिक होती है, बेसिक 2018 में XLI कितने की थी? वो तकरीबन 20 लाख रुपए, 20-21 लाख रुपए की गाड़ी XLI जी। इसमें वो टूटी वाले हैंडल और वो सारा कुछ 20-21 लाख में थी। और अब वो कितने की है उसी टूटी के साथ? वही तकरीबन कोई 26 साढ़े 26 लाख रुपए की, 26 लाख रुपए की है, वही टूटी के साथ। टूटी तो नहीं बदली होगी ना? वो टूटी उसको नहीं कहते, वो घुमाओ। हाँ जी बिल्कुल घुमाते। वो बटन क्यों नहीं लगाते? इतना मुश्किल तो नहीं है। उसमें दूसरा वेरिएंट है ना, GLI। GLI में लगाया। GLI कितने का सर? GLI तकरीबन ऑलमोस्ट इस वक्त तकरीबन 28.5 लाख रुपए की है। 28.5 लाख? 28.5 सिर्फ वो टूटी उतारने का 28 लाख? सर उसमें फर्क है ना, उसमें ABS ब्रेक और भी चीजें हैं उसमें, पावर वो भी हैं, वो क्या कहते हैं, एयर बैग भी हैं। अपने हमारी जो ऑल्टो है जो यहाँ बनती है उसमें कितने एयर बैग हैं? उसमें कोई एयर बैग नहीं, वो तो अल्लाह ही हाफिज है, वो तो आपकी किस्मत है अगर बच गया तो। और कितने की है जो एयर बैग के बगैर है? वो तकरीबन 17 साढ़े 17 लाख रुपए की। नहीं, 17 साढ़े 17 लाख रुपए की वो गाड़ी है, एयर बैग के बगैर है, सेफ्टी सुफ्टी भी कोई नहीं है। अब यहाँ से अंदाज़ा करें कि आपकी कमाई हुई जो मेहनत की कमाई है उसकी कीमत किस तरह आपको मिलती है इन रिटर्न। मैं अभी शिराज सलीम साहब से भी हम बात कर रहे थे, उनसे पूछा मैंने ये कि जो अमीर लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, वो क्रूज़रें, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ, वो दुबई में जाके अगर मैं ख़रीदना चाहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्या कहते हैं मर्सिडीज़,
कितने की मिलेगी मुझे दुबई में पाकिस्तानी पैसों जो में? यहाँ पे एस क्लास है तकरीबन इस वक्त तकरीबन को ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 3-3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। नहीं वहाँ मैं तो वहाँ पे आप 1 करोड़ रुपए की मिल जाएगी। वहाँ जाके मैं 1 करोड़ की ले लूँ ले ले। तो 2 करोड़ रुपए यहाँ मैं तो किसको दे रहा ड्यूटी हूँ? है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले रही है ड्यूटी। अच्छा यहाँ पर ऑल्टो जो सी है यहाँ पर मैं लेता हूँ, हाँ वो मैं दुबई में कितने की लूँगा? ऑल्टो अगर यहाँ पे 17 लाख रुपए की, वहाँ पे 8-9 लाख रुपए की गाड़ी है। 8-9 लाख रुपए की गाड़ी बिल्कुल है। है यहाँ। यहाँ पर अच्छा जापानी की बात करते हैं, जापानी का थोड़ा ज़्यादा अच्छा अंदाजा हो जाएगा लोगों को। वेट्स है, हाँ वेट्स में अगर दुबई में खरीदना चाहूँ कितने की खरीदूँ? वहाँ पे कोई 10-11 लाख रुपए की आपको गाड़ी मिल जाएगी, 12 लाख की मिल जाएगी। नहीं इधर 26-27 लाख रुपए की नहीं। गाड़ी। नहीं नहीं वेट्स जो सी है वो दुबई में अगर जाकर खरीदना चाहें तो आपको पाकिस्तानी 10 लाख में या 11 लाख में नई गाड़ी मिल जाएगी। हाँ जी। और वही गाड़ी अगर आप गाड़ी इधर 25-27 लाख रुपए की 26-27 लाख रुपए में लेंगे। अब ये जो रेट डिफरेंस आ रहे हैं ना, ये सारे आप टैली करते जाएं, क्योंकि जो लोग गाड़ी का ख्वाब देख रहे थे, अव्वल तो पहला ख्वाब तो हमारा ये खराब हो गया ना कि सेहत पे बड़ा मसला आ गया हमारा, कोरोना में लेके बैठ गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कहती हैं तो लौरियाँ हैं जाहल बेवकूफ़। बड़ा अफसोस है डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, बड़ा अफसोस हमें हुआ जाहल कि कह वो दिया। लाहौरियों को कहती है कि लाहौरिये जाहल हैं। मैं समझता हूँ वो लाहौरिये जाहल हैं कि लाहौरियों ने आपको वोट दिए, लाहौरिये जाहल हैं। नहीं लौरियों ने हरवा दिया। लाहौरिये दूसरी सीटें नहीं जीती हैं। हाँ जीती हैं। तो फिर ये तो कोई बात नहीं है कि लाहौरिये जाहिल है। मैं कहता हूँ कि फिर आप आइंदा इलेक्शन ना लड़ना। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे आप जाहिल। अरे ये जो लाहौरियों को जाहिल कहना या बेवकूफ़ कहना या दूसरी मखलूक कहना, ये उस सोच की अक्कासी करता है जो तफरका डालती है। ये तफरका पहले लीडर लाहौर के और दूसरे शहरों के दरमियान डालते आए हैं और अब इन लीडरों ने यही तफरका डालना शुरू कर दिया। इससे बचना है आपने और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से सामने रखना है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी भट्ट साहब, आपने हमेशा ही यहाँ पर कोई बंदा चढ़े 10 लाख रुपए लेके तो ना चढ़े, उसे ही वापस हो जाए। बिल्कुल सर, 10 लाख रुपए में 10 लाख गाड़ी लेके ना निकलना, भाजी कोई बाइक वुइक ले लेना अच्छी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया दरी साहब, थैंक यू। हमें हर जी शऊर आदमी को ये नज़र आ रहा है कि ये जो क़यादत है ये हमें कॉलर से पकड़ के एक अंधे कुएं में, अंधी खाई में लेके जा रही है। लेकिन जो हम जैसे पागल हैं उनको आज भी नज़र आ रहा है कि नहीं, निजात दहिंदा जो उनसे हैं वो खान साहब ही हैं, निजात दहिंदा जो उनसे हैं ये हमारे वज़ीर मोहतरम जो सेहत की हैं वो ही हैं, और यही हैं जो हमें मुसीबत से निकालेंगी। लेकिन पागल जो ठहरे, पागलों को नज़र कुछ नहीं आता। तो पागलों का दरख्वास्त सिर्फ आपसे इतनी सी है कि पागल का जो खून है ना आपके हाथ पे, उसका अल्लाह ताला ने हिसाब बड़ा सख्त लेना है, ये याद रखिएगा। नाज़रीन, क्योंकि आज हमारी वज़ीर सेहत ने हमें कहा है कि हम बेवकूफ़ जाहिल लोग हैं, वज़ीर सेहत बुज़ुर्ग औरत हैं, मान लेते हैं उनकी जाहिल ही होंगे क्योंकि वो भी इसी कौम में से हैं। तो अगर वो समझ रही हैं तो होंगे। ज़िद नहीं करनी चाहिए बड़ों के साथ, वो कहते ने तो हैगे हैं, चलो जी असी हैगे हैं। दूसरी चीज़, आज के सारे शो में आपको दिखाया कि गाड़ी जो सी है वो एक शर्मिंदा ख्वाब हो गई है। शर्मिंदा तबीर तो नहीं हो सकी, शर्मिंदा ख्वाब हो गई है। आसानियाँ जो देने का वादा किया गया था वो आसानियाँ दी नहीं जा रही, और जब आसानियाँ दी नहीं जा रही तो सारा मुर्द इल्ज़ाम अवाम को ठहरा दिया गया। ये बात जो सी है ये समझने वाली है कि अवाम जो से होते हैं उनको आपने गाइड करना होता है, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इस गाइडेंस के लिए वो लीडर चुनते हैं कि जी हमें लीडर चाहिए, जो आप बड़े फ़ख्र से बनते भी हैं कि ओ मैं लीडर हूँ। जब आपको आपका सियासी कारकुन आगे कहता है कायदे मोहतरम, तो आपका खून जो सा है वो शेर बढ़ जाता है और आप बड़े खुश होते हैं कि मुझे कायद कह रहा है। तो जब वो आपको कायद कह रहा है तो वो आपसे ये उम्मीद भी रखता है कि कायदाना सलाहियतें आप में होनी चाहिए और आप हमें गाइड करें, हमें लीड करें, हमें बताएं कि हमें क्या करना है। जब आप हमें यूज़ कर देंगे ये कह के कि कोरोना नहीं हैगा, फिर तुसी कहोगे कोरोना हैगा, भाजी फिर असी कन्फ्यूज़ हो गए ना। आपके मुशीर सेहत जो से हैं वो टीवी पे आके कहते हैं कि रेमडेसिविर खा लो, वो कंपनी जो सी है एक महीने के अंदर 3 गुना स्टॉक पे ऊपर चली जाती है। हम परेशान होते हैं, वो मिल नहीं रही, क्या नहीं हो रही, हमें समझ नहीं आती ना, क्योंकि हमें आप गाइड करते हैं, आप हमें बताते हैं। फिर हमारी जो वज़ीर सेहत हैं जो हमें पागल कहती हैं, वो पागल जो से हैं, हम जो से हैं वो उनकी बात सुनते हैं, वो कहती हैं फ़लाँ टीका जो है ना बड़ा अहम है, वो टीका लगा लो तो आप बच जाओगे। तो सारी दुनिया टीका 12-12 लाख रुपए का टीका बिका है हमारे यहाँ पे वो एक टैमरा का। आप इस बात के गवाह हैं, जो देखने वाले उनको पता है कि जिस जब प्यारा मर रहा हो ना तो दुनिया कहती है मेरा घर बेच दो, मैनू बेच दो, मैनू टीका ला दो। तो वो टीका जो है इतने का बिका है, क्यों बिका है, और उसकी जब रिसर्च करेंगे उस प्रोग्राम, वो भी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, जब रिसर्च करेंगे तो पता चलता है जनाब वो टीका तो
जान बचा ही नहीं सकता। जो सियाने हैं, जो दूसरे सियाने हैं, जो इनके बकौल सियाने हैं, हम तो पागल हैं। जो सियाने हैं वो कहते हैं कि भाई जी ये टीका जान नहीं बचा सकता, ये टीका की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ठूसी जा रहे हैं और टोकी जा रहे हैं। लगाओ टीका, टीके तो टीका, शायद हुरा नज़र आनी शुरू हो इंसानों जिस तरह टीका वो मेरे ख्याल ना, लेकिन वो भी नुकसान। पागल हम हैं। दूसरी रही बात, आज का टॉपिक बड़ा दिल जलाने वाला टॉपिक है। बड़े अरसे से हम इस पर काम कर रहे थे कि गाड़ियाँ जो सी हैं वो आम आदमी की रीच, तरक्की का एक सिंबल है हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में, कि गड्डी ले ली भाजी ये तरक्की कर रहे हैं। उनते मैंने लगता गड्डी बेच के तुम मोटरसाइकिल से ही जाओगे, क्योंकि जो हिसाब किताब चल रहा है वो संभालिया नहीं जाना किसी को भी, ना इन्हों को ना साढ़े। एंड तो इन्होंने कहना है जो कसूर है वो अवाम का कसूर है, जो किया है अवाम ने किया है, वाकई आपने किया है, आपने वोट डाला है। और जिन्होंने वोट डाला है वो भी इसके गुनहगार कहलाएंगे, पागल कहलाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है इसने कोलेशन बनाई है और ये कोलेशन से ये वजूद में आई है। ये पार्टी पूरी तरह वोट भी नहीं दिए ना, सारे पागल नहीं ना है सन, कुछ सियाने भी है सन। तो फिर वो वोट जब उन्होंने दिए हैं, जिस तरह इनको लेके आए, इनसे नेक की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हमें हर जी शऊर आदमी को ये नज़र आ रहा है कि ये जो क़यादत है ये हमें कॉलर से पकड़ के एक अंधे कुएं में, अंधी खाई में लेके जा रही है। लेकिन जो हम जैसे पागल हैं उनको आज भी नज़र आ रहा है कि नहीं, निजात दहिंदा जो उनसे हैं वो खामसा भी हैं, निजात दहिंदा जो उनसे हैं ये हमारे वज़ीर मोहतरम जो सेहत की हैं वही हैं, और यही हैं जो हमें मुसीबत से निकालेंगी। लेकिन पागल जो ठहरे, पागलों को नज़र कुछ नहीं आता। तो पागलों का दरख्वास्त सिर्फ आपसे इतनी सी है कि पागल का जो खून है ना आपके हाथ पे, उसका अल्लाह ताला ने हिसाब बड़ा सख्त लेना है, ये याद रखिएगा। इस दुनिया में शायद बख्शिश हो जाए, शायद आप किसी तरह निकल जाएं, ऊपर जाके पकड़े जाएंगे और इतना सख्त पकड़े जाएंगे कि फिर आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। तो दरख्वास्त यही है कि अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह ताला से डरें और इन लोगों पर रहम करें। ये पेट का दोज़ख जो उनसे है ना, ये भरना छोड़ दें और अपने अमाल से अपनी ज़िंदगी को, मौजूदा ज़िंदगी को जन्नत बना लें। बस यही दरख्वास्त है आपसे, बड़ी आजिज़ाना मुदबाना एक पागल की दरख्वास्त है, वो आप पूरी कर लें। आपकी मेहरबानी है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।